नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल जीके स्टडी 24 में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों लेके आए प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर आज अपन बात करेंगे मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों के बारे में। मौर्य काल से संबंधित दोस्तों इस वीडियो के अंदर लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्नों का समावेश इस वीडियो के अंदर किया गया है और सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। इसके अंदर दोस्तों पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का समावेश है और नए प्रश्नों का समावेश किया गया। उन प्रश्नों से जो दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों का समावेश है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की और उससे पहले अगर आप हमने हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी 24 को अभी तक अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों पहले प्रश्न की ओर आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर आपके सामने। जो सभी दोस्तों देखिए दोस्तों प्रश्न जो है वो क्या है, इस वीडियो के अंदर वन लाइनर प्रश्न तैयार किए गए। तो पहला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर आपके सामने। भारत का अंतिम व प्रथम साम्राज्य था जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ था, ऐसा साम्राज्य किसका था? तो दोस्तों कौन सा था? मौर्य साम्राज्य था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, मौर्यों को पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों में, यानी दोस्तों पुराणों के अंदर और ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर मौर्य समाज था उसे क्या कहा गया? तो शूद्र कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? शूद्र कहा गया। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने। अगला प्रश्न है विशाखदत्त द्वारा एक ग्रंथ है दोस्तों, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। किसके द्वारा लिखी गई? विशाखदत्त द्वारा। ये पुस्तक दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। मौर्यों को कहा गया, इस पुस्तक के अंदर मौर्यों को क्या कहा गया? वर्षल कहा गया है, यानी निम्न कुल का कहा गया है। ये दोस्तों एग्जाम की नज़र से ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने। अगला प्रश्न है जैन और बौद्ध धर्म साहित्य में। ध्यान दें दोस्तों, जैन और बौद्ध धर्म जो साहित्य था, इन दोनों धर्म के अंदर ये दोनों धर्म क्या है दोस्तों? अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर दोस्तों मौर्य को क्या कहा गया? क्षत्रिय कहा गया है। क्षत्रिय परिवार से बताया गया है किसके अंदर? जैन और बौद्ध धर्म के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से किस धर्म की स्थापना की? ध्यान दे दोस्तों, किस वंश की स्थापना की थी? किसने दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौन थे? चाणक्य की सहायता से किस वंश की स्थापना की? किसकी दोस्तों? मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। किसकी की थी दोस्तों? मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने। मगध के अंतिम राजा कौन दोस्तों? मगध के अंतिम राजा कौन थे? नंद राजा धनानंद थे। कौन थे दोस्तों? नंद राजा धनानंद को पराजित करके 323 ईसा पूर्व में मगध का राज्य हासिल किया था। किसने दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको पराजित किया दोस्तों? नंद राजा कौन था? धनानंद था। मगध का अंतिम राजा था कौन? नंद राजा धनानंद। आपसे सीधा सीधा प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि मगध के अंतिम राजा कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? नंद राजा था कौन? धनानंद को पराजित किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कब किया? तो दोस्तों 323 ईसा पूर्व में पराजित कर लिया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, इतिहासकार तारानाथ ने, ध्यान दे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतिहासकार कौन था? तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? कितने राज्यों का विजेता बताया दोस्तों? तो 16 राज्यों का विजेता बताया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों देखिए प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसने दोस्तों? मगध के राजा किसको? नंद राजा था, धनानंद को पराजित कर लिया। अब उसका राज कब रहा? तो दोस्तों ध्यान दें 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक उसका राज रहा था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 340 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने, राजकिलम नामक खेल किस मौर्य राजा से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत कम किताबें हैं जिसके अंदर इस खेल से संबंधित आपको बात बताई गई होगी। तो दोस्तों देखिएगा, राजकिलम नामक जो खेल है वो किस मौर्य राजा से संबंधित है? तो किस मौर्य राजा से? चंद्रगुप्त दोस्तों मौर्य है उससे संबंधित है। कौन सा खेल? राजकिलम। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि राजकिलम क्या है, तो एक खेल का नाम है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में क्या कहा गया? ध्यान दें दोस्तों, यूनानी जो साहित्य था उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? तो दोस्तों ध्यान दें, सेंडोकोट्स या फिर एंडोकोट्स, या दोनों शब्दों में से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, सेंडोकोटर्स या फिर एंडोकोटर्स। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में इस नाम से जाना गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, चाणक्य के साथ रहते हुए, किसके साथ दोस्तों? चाणक्य के साथ रहते हुए तक्षशिला नामक स्थान में अपनी शिक्षा ग्रहण करने के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य किससे मिला? यानी वो कब कहाँ रहता था? तक्षशिला के अंदर रहता था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके साथ? चाणक्य के साथ रहता था। उस समय वो शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उस समय वो किससे मिला था? तो दोस्तों किससे मिला? सिकंदर से मिला था। किससे दोस्तों? सिकंदर से मिला था। सभी प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के
किस सेनापति से युद्ध किया तथा विजय हुआ? सिकंदर का कौन सेनापति था? वो दोस्तों था कौन? सेल्यूकस निकेटर। यानी चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों सबसे पहले इससे कहाँ मिला था? सिकंदर से तक्षशिला में मिला था, अपने गुरु चाणक्य के साथ में। वहाँ दोस्तों क्या कर रहा था? ये शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तब मिला था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के किस सेनापति को हराया था? ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर सिकंदर के किस सेनापति से युद्ध किया और विजय हुआ था? तो दोस्तों कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। किसका सेनापति था यह? सिकंदर का सेनापति था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, ध्यान दें दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था सेल्यूकस निकेटर, यह दोस्तों किसका राजदूत था? सिकंदर का, की पुत्री हेलेना के साथ हुआ, जो कहलाता है, क्या कहलाता है? भारत का प्रथम दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। क्या दोस्तों? भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। सभी प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए विशेष तौर से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला सेल्यूकस निकेटर राजदूत था। किसका दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर जो था वो किसका राजदूत था? मेगास्थनीज का। ध्यान दें दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला का सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। उसने दोस्तों अपनी एक पुस्तक लिखी थी, यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में किया था? तो इंडिका नामक पुस्तक है वो दोस्तों किससे संबंधित है? मेगास्थनीज से संबंधित है, इसलिए विशेष इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विशेष तौर से याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किसके कहने पर जैन धर्म को अपनाया? किसके कहने पर दोस्तों जैन धर्म अपनाया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैन भिक्षु भद्रबहु के कहने पर, जैन भिक्षु था कौन? भद्रबहु के कहने पर किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। किस समय? अंतिम समय, अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों जैन भिक्षु भद्रबहु के कहने पर जैन धर्म अपनाया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जीवन का कहाँ व्यतीत किया? अंतिम समय दोस्तों कहाँ व्यतीत किया था? अंतिम समय में जैन धर्म तो अपना लिया, लेकिन अपना अंतिम समय था जीवन का, वो कहाँ व्यतीत किया? तो श्रवणबेलगोला नामक स्थान है, वो पड़ता है दोस्तों मैसूर कर्नाटक के अंदर, और वहाँ पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रगिरी पर्वत पर, ध्यान दें दोस्तों, चंद्रगिरी पर्वत पर एक पद्धति है सलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण त्यागने वाले मौर्य राजा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। किस पर्वत पर प्राण त्यागे अपने? तो चंद्रगिरी पर्वत पर किस पद्धति के द्वारा? सलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा, पुष्यमित्र वेश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण किस जगह पर करवाया? किस जगह पर करवाया था दोस्तों? पुष्यमित्र वेश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, किस जगह करवाया था? गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में करवाया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम का मौर्य का प्रधानमंत्री व परामर्शदाता कौटिल्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य को दोस्तों चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही नाम है दोस्तों इसके, चाणक्य और विष्णुगुप्त किसके? कौटिल्य के हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, कौटिल्य द्वारा, यानी इस जगह पर कौटिल्य की जगह पर विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य हो सकता था, क्योंकि इस कौटिल्य को दोस्तों चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ, जो राजनीति शास्त्र का क्या है? महत्वपूर्ण ग्रंथ था। कितने खंड और अध्याय में विभक्त हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत कम जगह पर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों कितने खंड में है? ये 15 खंड में, और 180 जो दोस्तों अध्याय हैं उसके अंदर दोस्तों क्या है? ये विभक्त हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का शासन था। बिंदुसार का शासन कब रहा? क्योंकि जान दें चंद्रगुप्त का शासन हो गया 298 ईसा पूर्व में, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है चंद्रगिरी नामक पर्वत पर। उसके बाद में वो सलेखना पद्धति द्वारा उस प्राण को त्याग देते हैं। तब से राज करता है कौन? बिंदुसार। इनका पुत्र था किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक राज करता है। तो दोस्तों ध्यान दें। अगला प्रश्न देखिएगा, यूनानी साहित्य में अमित्रघात यानी शत्रु विनाशक, जैन साहित्य में सिंहसेन, जैन साहित्य में क्या कहा गया? सिंहसेन। वायु पुराण में भद्रसार किस मौर्य शासक को कहा गया? तो किसको कहा गया? बिंदुसार को कहा गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, और एग्जाम की नज़र से इसे विशेष तौर से याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, सम्राट बिंदुसार ने, किसने दोस्तों? सम्राट बिंदुसार किसके पुत्र थे पूछा जाए तो किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। और इसने सीरिया के किस राजा से सूखी अंजीर, कौन सी दोस्तों? सूखी अंजीर
मिट्टी, शराब और दार्शनिक भेजने की मांग की थी। किसने की थी दोस्तों? राजा एंटियोकस प्रथम यानी शेरेटर से दोस्तों क्या हुआ था? प्रथम था एंटियोकस जो राजा था उससे दोस्तों, ये कहाँ का राजा था? राजा एंटियोकस, ये दोस्तों सीरिया के थे। और सम्राट किसने? बिंदुसार ने इनसे सूखी अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक भेजने की मांग की थी। लेकिन दोस्तों सूखी अंजीर और मीठी शराब भेज दी और दार्शनिक भेजने से उन्होंने मना कर दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर आपके सामने। आजीवन धर्म का अनुयायी था। आजीवन धर्म का अनुयायी कौन था? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे उस समय, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बिंदुसार आजीवन धर्म का अनुयायी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सम्राट अशोक का राज्यकाल था। सम्राट अशोक का राज्यकाल था 273 ईसा पूर्व से कब? 232 ईसा पूर्व तक था। तो दोस्तों ये बिंदुसार का हो गया था 298 से और 273 तक। उसके बाद दोस्तों कौन आ गया? सम्राट अशोक आ गया। तो अशोक का राज्यकाल आपको पता चल गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, पुराणों में अशोक वर्धन लोक कल्याणकारी कार्य करने के कारण अशोक महान कहा गया है। किसको? तो दोस्तों किसको कहा गया है? सम्राट अशोक को दोस्तों किसके अंदर? पुराणों में अशोक वर्धन और लोक कल्याणकारी कार्य करने के कारण उसे अशोक महान कहा गया है। किसको दोस्तों? सम्राट अशोक को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, मास्की लघु शिलालेख में किसका दोस्तों? मास्की लघु शिलालेख सम्राट अशोक को क्या कहा गया? किस शिलालेख के अंदर दोस्तों? मास्की शिलालेख के अंदर बुद्ध सांख्य कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? बुद्ध सांख्य कहा गया है। सम्राट अशोक को शिलालेखों में देव नाम प्रियदर्शी कहा गया है। ध्यान दें दोस्तों, देव नाम प्रियदर्शी गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय शासक। यानी सम्राट अशोक के शिलालेखों में देवनाम प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ क्या है दोस्तों? देवताओं का क्या है? प्रिय राजा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम था। बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों अशोक की माता का क्या नाम बताया गया? तो शुभद्रांगी दोस्तों क्या है? शुभद्रांगी दोस्तों जो नाम है वो किसकी? अशोक की माता का नाम बौद्ध ग्रंथों में बताया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन भारत का प्रथम सम्राट जिसने हिंसा पर प्रतिबंध तथा शिलालेख या अभिलेख लिखने की परंपरा को प्रारंभ किया। हिंसा पर यानी युद्ध पद्धति से दोस्तों क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन शिलालेख और अभिलेख लिखने का परंपराओं को प्रारंभ किया। ऐसे सम्राट कौन थे? सम्राट अशोक थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, सम्राट अशोक को अपने परोपकारी कार्य के कारण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अकबर का पूर्वगामी कहा जाता था। किसका दोस्तों? अकबर का पूर्वगामी कहा जाता था। किसको? सम्राट अशोक को। प्रश्न सीधा हो सकता है आपके सामने, अकबर का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो सम्राट अशोक को कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। राज तरंगिणी, राज तरंगिणी दोस्तों एक पुस्तक है जिसके लेखक है कवि कल्हण के अनुसार श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की दोस्तों? सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। और श्रीनगर दोस्तों किस नदी के किनारे पर है? तो झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अशोक की पत्नी जिसने अशोक को सर्वाधिक प्रभावित किया, ऐसी पत्नी दोस्तों जिसने अशोक को सर्वाधिक प्रभावित किया, उस पत्नी का नाम था कारुबाकी। क्या नाम था दोस्तों? कारुबाकी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, सम्राट अशोक द्वारा, ध्यान दें दोस्तों, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित जिसका नाम कर्ण, चोपर, सुदामा, विश्व झोपड़ी था, किस रूप में जाने जाते हैं? ये दोस्तों 4 गुफाओं के रूप में जाते जाते हैं। प्रश्न आपको सीधा सीधा कभी भी पूछा जा सकता है, कर्ण, चोपर, सुदामा और विश्व झोपड़ियों को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों 4 गुफाओं के रूप में जाना जाता है, जिसका निर्माण किसने किया था दोस्तों? सम्राट अशोक ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये। अगला प्रश्न देखिएगा, सारनाथ लेख के अनुसार, सारनाथ लेख के अनुसार सम्राट अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था कहाँ दोस्तों? नेपाल तक फैला हुआ था। किसके अनुसार दोस्तों? सारनाथ का अभिलेख है, उसके अनुसार सम्राट अशोक का जो राज्यकाल है वो दोस्तों नेपाल तक फैला हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, सम्राट अशोक का राजारोहण 273 ईसा पूर्व में, जबकि राजाभिषेक कब हुआ था? राजाभिषेक जो हुआ था दोस्तों 269 में हुआ था, यानी 269 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों राजारोहण जो होगा तो दोस्तों 73 ईसा पूर्व में हो गया, जबकि राजाभिषेक का हुआ 269 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों और फैक्ट डेट है, इसलिए याद रखिएगा। राजारोहण से पहले सम्राट अशोक राज्यपाल था। ध्यान दें दोस्तों, राजारोहण हुआ था 273 में, उससे पहले सम्राट अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती। ये दोस्तों अवंती स्थान है, वो उज्जैन के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, सम्राट अशोक ने चाणक्य के किस शिष्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया? यानी चाणक्य के किस शिष्य को दोस्तों अपना प्रधानमंत्री बनाया? कौन सा था? राधागुप्त को। राधागुप्त को प्रधानमंत्री किसने बनाया? सम्राट अशोक ने बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि अशोक का प्रधानमंत्री
कौन था? तो कौन था दोस्तों? राधा गुप्त था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा? कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, वैसे आपको याद भी होगी। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख के अंदर है? ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है और ये कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने हिंसा यानी युद्ध नीति को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया? किस युद्ध के बाद? 261 ईसा पूर्व में लड़े गए कलिंग के युद्ध के बाद में के सम्राट अशोक ने हिंसा यानी युद्ध नीति को सदा सदा के लिए त्याग दिया था। अब देखिएगा दोस्तों, श्रीनगर कश्मीर के अंदर, वो पाटन देवपतन नेपाल के अंदर है। इन नगरों की स्थापना दोस्तों किसने की? तो दोस्तों किसने की थी? सम्राट अशोक ने की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में शैव धर्म का अनुयायी था, परंतु कलिंग युद्ध के पश्चात उपगुप्त के कहने पर उसने किस धर्म को स्वीकार कर लिया? दोस्तों ध्यान देवें, वो अपने प्रारंभिक रूप में तो शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन कलिंग युद्ध हो गया उसके पश्चात उपगुप्त के कहने पर, किसके द्वारा दोस्तों? उपगुप्त के कहने पर उसने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? तो कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और बौद्ध धर्म किसके कहने पर? उपगुप्त के कहने पर स्वीकार किया। उपगुप्त स्वीकार करने से पहले, उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले वो किस धर्म का अनुयायी था? तो किसका था दोस्तों? शैव धर्म का अनुयायी था। देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, सम्राट अशोक, ध्यान दें दोस्तों, सम्राट अशोक बुद्ध धर्म और संघ में विश्वास करता था, जो पता चलता है किससे? जो पता किससे चलता है? बाबरू शिलालेख। बाबरू शिलालेख दोस्तों विराटनगर जयपुर, और ये स्थान दोस्तों पड़ता है राजस्थान के अंदर। कहाँ दोस्तों? राजस्थान के अंदर पड़ता है। और बाबरू शिलालेख से के बुद्ध धर्म और संघ में विश्वास करता था, इस बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के अंदर अगर आपको दीक्षित होना है यानी बौद्ध धर्म को अपनाना है, तो इस प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उपसंपदा कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्ध धर्म का संरक्षक होने के कारण उसे क्या कहा गया? बौद्ध धर्म का संरक्षक होने के कारण उसे क्या कहा गया? दूसरा बुद्ध कहा गया। किसको दोस्तों? सम्राट अशोक को कहा गया था बौद्ध धर्म का संरक्षक होने के कारण उसे कहा जाता है, थोड़ा प्रश्न मिस्टेक हो गया है, उसे किसको यानी अशोक को कहा जाता है? अशोक को क्या कहा जाता है? दूसरा बुद्ध कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों ये। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट वर्धंत था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, तथा किस वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग ने किसकी दोस्तों? ये मौर्य वंश का अंतिम सम्राट वर्धंत की हत्या करके किस वंश की स्थापना करता है? तो दोस्तों वो किस वंश की? शुंग वंश की स्थापना करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न होगा, 50वां प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। सम्राट अशोक के पुत्र, ध्यान दें दोस्तों, सम्राट अशोक के पुत्र कौन? महेंद्र, और पुत्री थी संघमित्रा, को बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए कहाँ भेजा गया? तो दोस्तों कहाँ भेजा गया? श्रीलंका भेजा गया। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य, बिंदुसार के समय में प्रधानमंत्री खलाटक, तो अशोक के समय में प्रधानमंत्री कौन था? राधा गुप्त था। कौन था दोस्तों? राधा गुप्त था, जो चाणक्य का क्या था? शिष्य था। तो दोस्तों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य, बिंदुसार का प्रधानमंत्री खलाटक, और अशोक का प्रधानमंत्री कौन? राधा गुप्त। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे साथ में ऐसे विश्वास बनाकर रखिएगा। हम लौटेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।